आज बिहार पुलिस ऑपरेटर के लिए आप सबका जो 28 तारीख में एग्ज़ाम है 2026 28 तारीख में जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप सबके लिए 50 क्वेश्चन दिया गया है और इसे आप सब पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलते क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 मतलब टॉप 25 लिखा है, 25 नहीं, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन हो जाएगा और ये आप एग्ज़ाम में जाने से पहले देख के जाइएगा आप सब। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान का प्रथम बैठक संविधान सभा या प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को, और जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये बिहार जीके से आपको हो गया क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार जीके तो पूछवे ही करेगा, बिहार जीके से है और ऐसा क्वेश्चन बिहार जीके से बनता है बिहार के एग्ज़ाम में। तो इसमें कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाए? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा और गंडक के संगम पर एशिया का सबसे पशु मेला या विश्व का भी सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर मेला या हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। सोनपुर मेला या हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है जो गंगा और गंडक। और गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरता है और 12 जिलों से होकर गुजरता है जो बिहार में बक्सर में चौसा के पास प्रवेश करता है और कटिहार से बाहर निकल जाता है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार में कितना है? तो 445 किलोमीटर। बिहार में सबसे अधिक पटना से होकर गंगा नदी 99 किलोमीटर सबसे लंबी पटना से होकर गुजरता है, 99 किलोमीटर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। वाट यानी वाट हो गया शक्ति। पावर का ऐसा मात्रक वाट। ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए में डबल हेलिक्स या द्वि संरचना की खोज किसने किया था? तो स्वान एवं स्लाइडेन ने डीएनए के डबल हेलिक्स या द्वि संरचना की खोज किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? यहाँ पूछ रहा है किसके बीच हुआ था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1561 ईस्वी में हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ था। और इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी माना जाता है। अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बाबर
मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या? भारत का दक्षिणतम बिंदु या पॉइंट तक इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। कन्याकुमारी, भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं? कन्याकुमारी को। भारत के मुख्य बिंदु का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे कन्याकुमारी। ऑल ओवर भारत जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और सहित जैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्थ बिंदु क्या है? तो नॉर्थ बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी। ये सब आप सब याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग ने किस संस्था के स्थान पर आया? नीति आयोग आया कब? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया, तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। भूपट्टी पे सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाए जाने वाला, ये भूपट्टी पे सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व भी ऑक्सीजन ही है सबसे अधिक। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक हिस्सा है। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल और अकबरनामा का ही एक हिस्सा आईने अकबरी है। और अमीर खुसरो, जिसे तोता हिंद भी बोला जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने को संगीत का जनक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? यहाँ पूछा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे दांत पेड़िया रोग भी कहा जाता है, जब मसूड़ा से खून आने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड। ये कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, देखते हैं इसको। एग्जाम में कथन निष्कर्ष से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से ही आता है, इसलिए आप सबके लिए 7 से 10 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला है। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं करती। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं करती। हाँ, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं करती, ये ठीक है। यहाँ निर्वात में यात्रा नहीं करती है। और कह रहा है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग। हाँ, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये भी ठीक है। अब कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य। कथन कारक दोनों सत्य। कारण कथन का सही व्याख्या, क्योंकि दोनों जब भी अगर आपको ना लगे सही व्याख्या की ना है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, अगर दोनों सेम हो, सेम कहना सेम है दोनों का, और सेम सेंटेंस मिलता है, तो आप 99% कि कथन कारक दोनों सही और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। आप 99% इसी पे आंसर मार दीजिएगा। और इसी में एक क्वेश्चन और है कि ध्वनि सबसे अधिक किस में होता है? आपसे पूछ दिया जाएगा ठोस में, गैस में, द्रव में, तो सबसे अधिक हो जाएगा ध्वनि सबसे अधिक हो जाएगा ठोस में। सॉलिड में ध्वनि सबसे अधिक हो जाएगा सॉलिड में, फिर हो जाएगा लिक्विड में, फिर हो जाएगा
गैस में। तो ये ऐसे करके आपसे पूछ भी लेगा, मतलब सजावट के तौर पे कि ध्वनि सबसे अधिक होता है निम्न में से। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो ये क्या सही है? हाँ, ये सही है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विरल माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम होता है। विरल माध्यम का अगर किसी चीज़ का घनत्व कम होगा तो उसका गति तेज होगा। उस चीज़ में कोई सा भी तेज जाने से उसकी गति तेज ही हो जाती है। तो एक तो सही हो गया। और एक दिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति तो बढ़ जाती है, पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अभिलंब से दूर चली जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से अभिलंब से दूर चली जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। और कारण में देखते हैं, सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक विरल माध्यम से कम होता है। नहीं, क्या सघन माध्यम में प्रकाश अपवर्तन विरल से कम होता है? तो नहीं, इसका हो जाएगा सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिक होगा। कम के जगह पे अगर अधिक रहता तो सही हो जाता है। यहाँ पे अधिक नहीं है, यहाँ पे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तो कथन कारक ये तो नहीं होगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन सही है, कथन सही व्याख्या करता है, लेकिन इसका कारण जो है कारण ही गलत है। तो फिर ये दोनों तो चांस ही नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कथन कारक 3, मानव नेत्र में कॉर्निया का आकार बदलने पर निकट दृष्टि दोष बढ़ता है। मानव नेत्र में कॉर्निया का आकार अगर बढ़ा दिया जाए, कॉर्निया का आकार बदलने पर निकट दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे कह रहा है मानव नेत्र में कॉर्निया का आकार बदलने पर, यदि उसका आकार बदल दिया जाए तो निकट दृष्टि दोष होता है। हाँ, ये होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नहीं, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही गलत है। जब ये गलत है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका कि कथन, ये तो ठीक है, एक ठीक है, कथन एक ठीक है, लेकिन कथन 2 है। उत्तल के कथन 2 असत है, गलत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। हाँ, पानी में अगर कोई सिक्का दे दे, रुपया रख दे, तो वो अपने तल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो ये ठीक है। अब कह रहा है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं, ये गलत है। यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता तब हो जाता, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका कथन एक सही है, लेकिन कारण 2 गलत है। तो देखते हैं किस में है, किस में हो गया? कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, कथन सत्य है, कारण गलत है। कथन 1 कह रहा है कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या सही है? हाँ, अगर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और ये कुचालक होता है क्योंकि इसमें अगर कोई अलग से पदार्थ मिला दिया जाए तब वो विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक मतलब विद्युत द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा उसमें। अब दूसरा फिर कह रहा है कि शुद्ध जल में मुक्त आयनन नहीं पाया जाता। ये भी ठीक है कि उसमें जब आयनन पाया ही नहीं जाएगा तो वो कुचालक। अगर उसमें आयनन पाया जाता
अगर शुद्ध जल में आयरन पाया जाता तो फिर तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता। तो ये भी ठीक है। जब ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों, हाँ ये दोनों ठीक है, तो कथन कारण दोनों सत्य है। कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। यहाँ भी शुद्ध जल, यहाँ भी शुद्ध जल। अगर आपको पता न चले तो फिर अगर सेंटेंस सेम है तो कथन कारण का सही व्याख्या करेगा, बशर्ते कि दोनों सही होना चाहिए। कथन 6, लोहे की, कथन 6 में, कथन 6, लोहे की कील पारे पे तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है तो आगे आपको बता रहे हैं। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन पारे का घनत्व कम होता है, पारे के घनत्व से कम होता है। इसका कहने का मतलब है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, ठीक है, लेकिन पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है। इसीलिए तो अगर पारे पे लोहा का सुई रख दिया जाए तो वो सुई पारे में नहीं, पारा के ऊपर यानी मरकरी के ऊपर तैरने लगता है। तो ये भी ठीक है। तो कथन कारण दोनों सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया। हाँ, अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो फिर उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड न हो, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता। तो यह पौधे में पानी के अवशोषण और ऊपर चढ़ने में मदद करता है। ये भी ठीक है, 7 का ठीक है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है। चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ गया आपको केमिस्ट्री का 10 या 12 केमिस्ट्री का भी इसमें क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऑपरेटर में साइंस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम साइंस से ही रखें। हाँ, आपको करेंट अफेयर भी 5 से 10 पूछा जाएगा, 8 से 10 बिहार जीके भी पूछा जाएगा, और कुछ वो आपको स्टैटिक जीके से भी दिया जाएगा। तो आप सब लेके चले, लेकिन 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से रहेगा, 25 केमिस्ट्री से रहेगा, 25 मैथ से रहेगा। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा भार दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अगर कुछ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है तो अभिकारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग, उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे अब उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं, बनता है। यहाँ क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है। और उत्प्रेरक हो गया यानी कोई मदद करता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो मदद करता है, ये हो गया उत्प्रेरक का काम हुआ, मदद करना। अभिक्रिया में भाग लेता अभिकारक, और बनता है उत्पाद, मदद करता उत्प्रेरक, मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे पे जंग से बचाने के लिए जस्ता या जिंक का, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, लोहे पे जंग से बचाव के लिए, या जस्तीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है और आपका समय भी कम लेना चाहते हैं हम। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल एक उदासीन विलयन है। जल कैसा? एक उदासीन है, और 7 से अधिक, जैसे यहाँ 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से अधिक हो जाएगा क्षार, 7 से अधिक हो जाएगा क्षार, 7 से कम हो जाएगा अम्ल यानी एसिड। एसिड 7 से कम हो जाएगा एसिड। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? एसिटिक अम्ल सिरका। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिरका हो जाएगा। अच्छा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल से ही
कपड़ा में दाग धब्बा खत्म होता है। तो ये हो, इसका आंसर आपको हो जाएगा आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा कमरे धातु कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि धातु कौन सी धातु कमरे के ताप पर पाया जाता। अगर अधातु पड़ता तो फिर आंसर कुछ और हो जाता, धातु बोलेगा तो मरकरी या पारा। हाँ, यहीं पे अगर अधातु बोल दे, यहीं पर अगर अधातु बोल दिया जाए तो इसका आंसर ब्रोमीन होगा। अधातु अगर बोल जाए, नहीं तो इसका आंसर तो पिपाड़ा ही हो जाएगा। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इसका चमक धातु की तरह होता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि किस अधातु का चमक धातु की तरह होता है, तो आयोडीन का चमक। फिर सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो उसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा ईंधन ठीक से नहीं जल रहा है। ईंधन ठीक से, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो कारण ये हो जाएगा कि ईंधन ठीक से नहीं जल रहा है। अगर ईंधन अच्छा जलता तो फिर वो धुआं नहीं देगा, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा निकलेगा तो फिर धुआं निकलेगा, तो उससे फिर उसका जो होता है बर्तन वो काली पड़ जाता है, इसीलिए वो आग ढंग से नहीं चल रहा, ये हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की किस आधार पर वर्गीकरण किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी पर तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, लेकिन इससे पहले डोबेराइन ने तिर्यक नियम दिया था, जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था, ठीक है। और डोबेराइन और मेंडलीफ ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही दिया था। सर्वप्रथम परमाणु संख्या मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया। और पीरियोडिक टेबल का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल का पिता किसे कहा जाता है, तो फिर मेंडलीफ हो जाएगा। हाँ, अगर ये पूरे आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पिता किसे कहा जाता है, तो मोसले हो जाएगा। मॉडर्न पूछ ले तो मोसले, आधुनिक पूछे या मॉडर्न पूछे तो मोसले हो जाएगा, जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर किया था। ऐसे पूछ लिया था पीरियोडिक टेबल की खोज या पीरियोडिक टेबल का पिता, तो फिर हो जाएगा मेंडलीफ। इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्बन का अपरूप जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है बहुत कठोर होता है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, बहुत कठोर होता है। कार्बन का अपरूप जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है बहुत कठोर होता है। यहाँ पे सुचालक नहीं होगा, यहाँ पे आपको कुचालक हो जाएगा, सुचालक नहीं होगा, तब इसका आंसर हीरा हो जाएगा। अगर यहाँ बहुत कठोर नहीं होता तो फिर ग्रेफाइट हो जाता कुचालक। ये सुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक तो ग्रेफाइट होता है, लेकिन ये कमज़ोर होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड तो ये होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, सुचालक के जगह पे कुचालक। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। लोहे का हेमेटाइट मैग्नेटाइट, लोहे का हो जाएगा हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। लोहे का सबसे अच्छा किस्म का हो जाएगा मैग्नेटाइट अयस्क हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोवन सोडा भी कहा जाता है, धोवन सोडा भी कहा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Na2CO3 × 10H2O।
यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट में जल का कितना अणु है, तो जल का 10 अणु है। सोडियम कार्बोनेट में जल का 10 अणु है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी आपको खाने वाले सोडा का सूत्र हो गया ये NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NaOH NaCl। सोडियम क्लोराइड या नमक का सूत्र NaCl। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष हो जाता है। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का। अब सबसे ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन पूछे या तो विचलन पूछे तो बैंगनी का, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा का सूत्र NaCl। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष हो जाता है। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का। अब सबसे ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन पूछे या तो विचलन पूछे तो बैंगनी का, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा सॉरी, थोड़ा मिस्टेक से हाथ लग गया था। फिर से मतलब इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो किसका हो जाएगा, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा। और विचलन पूछे तो बैंगनी का सबसे अधिक विचलन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं, अनुदैर्घ्य तरंग हाँ, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग और विद्युत चुंबकीय नहीं। अब ध्वनि तरंग को हम याद रखने का, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग भी है, ठीक है। अब देखिए जब भी आ जाए ये दोनों में अक्सर स्टूडेंट सब कन्फ्यूज़न होता है, तो कारण क्या है कि अनुदैर्घ्य अदाधा इसमें भी है, अदाधा ध्वनि भी में। अब धा ध्वनि से भी बना सकते हैं अनुदैर्घ्य अध्वनि, अनुदैर्घ्य ध्वनि, सेंटेंस भी लगभग सेम लगता है, इसीलिए अनुदैर्घ्य तरंग हो जाए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ, ये प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग हो गया आपको। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ये तो आपको आगे बता दिए थे, एम्पियर। ज़्यादा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम आ जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का, वाट शक्ति का, जूल कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। ये हो गया कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम बोले मतलब कोई आँख अधिकतम कितना देख सकता है, तो यहाँ पे फिर अनंत हो जाएगा, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर अनंत बोले, ज़्यादा बोले तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और न्यूनतम बोले तो 25 सेंटीमीटर कम से कम आदमी देख सकता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का हट्टज आपको हो गया। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हट्टज हो गया। लक्स हो जाएगा प्रदीप्त, यानी जीव वस्तु को देखने के मतलब
प्रदीप्त उसे कहते हैं जैसे कि मतलब किसी को देखने के लिए अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होता है, जैसे बल्ब एक प्रदीप्त है, इसीलिए प्रदीप्त का ऐसे मात्रक लक्स हो जाएगा, हट्टज हो जाएगा आवृत्ति का, और इसका लेंस की क्षमता डायप्टर हो जाएगा। इसका आंसर भी हो। एक हॉर्स पावर, असर्व शक्ति या हॉर्स पावर कितने होते हैं? तो फिर 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो जाएगा। विद्युत मोटर, अगर मोटर सबको किस में मापा जाता है? तो हॉर्स पावर में। मोटर को हॉर्स पावर में ही मापा जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है? अगर प्रकाश का प्रकीर्णन हो वायुमंडल में तो आकाश का रंग फिर नीला दिखता है। प्रकीर्णन आकाश का रंग नीला। अगर वायुमंडल में आकाश के नज़दीक से आकाश का रंग कैसा दिखता है? ये आपके एग्जाम से पूछा हुआ है कि आकाश की ओर यानी आकाश के अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर कैसा दिखता है? तो फिर वहाँ पे काला दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, लाल। इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, वेग v हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा बी, हाफ mv स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। अभी आपके लिए करेंट अफेयर भी कुछ डाल दिए हैं ताकि आप सब करेंट अफेयर का भी रिवीजन हो जाए। हाल ही में जारी WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के 120 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भी आई कर दीजिए। 2026 का है, तो ये इंडेक्स में WEF 120 देश था, उसमें भारत का कौन सा रैंक है? तो ये आपके लिए भी आई है। तो भारत का हो जाएगा 70वां रैंक। कौन सा रैंक हो जाएगा भारत का? 70वां। ये आप सब पढ़ के जाइएगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो भारत। ये भारत टीम जीता है, इसीलिए ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। BVI ये और भी बन जाता है क्योंकि भारत जीता है, इसीलिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य को लेकर अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक नया हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया? यानी बाल स्वास्थ्य, बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य के लिए नया हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया। वो कौन सा भारत से मतलब कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हो जाएगा आपको अपना बिहार हो जाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है और बिहार का ही एग्ज़ाम बिहार पुलिस ऑपरेटर का जो 28 तारीख में एग्ज़ाम है, बिहार का ही एग्ज़ाम है और बिहार से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सब एक बार इसे ज़रूर देख के जाइएगा। इस 50 क्वेश्चन में से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा ही फंस जाए, लेकिन 50 क्वेश्चन में अगर 10-12 फंस जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आप सब देख के ही जाइएगा। भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपको 43 का आंसर सी हो जाएगा। कौन सी संस्था थी? तो NCDX। इसको भी आप देख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सीड योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को सशक्तिकरण बनाया? हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सीड योजना, कौन सी योजना? सीड योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को सशक्तिकरण बनाया? तो
डीनेटिफाइड, नोमिनेटिक और सेमी नोमिनेटिक समुदाय के लोग को पहुंचाया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से आपको समाप्त हुआ क्वेश्चन आपका। तो आप सब इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और अच्छे से देख के इस क्वेश्चन को। यहाँ से 28 तारीख को एग्ज़ाम है, कल हो सकता है 75 से 80 क्वेश्चन हम फिजिक्स का ऐसे लेके आए जिसमें 25 एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन 10 से बार पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50% उससे फंसने की संभावना रहेगा। तो आप लोग उसे पढ़ के अच्छे से जाइएगा। आप सबके लिए कल 75 से 80 क्वेश्चन हम फिजिक्स का ला रहे हैं। और परसों आपके लिए, कल तो हो गया 24 तारीख, परसों 25 हो गया, 25 को केमिस्ट्री का ला रहे हैं और 26 को स्टैटिक जीके ये सब आपके लिए ले आएंगे। और बचा 27 को एक प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए चला देंगे। और आप सब इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल।